हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए इकोनॉमिक्स का सेट 1, अगर आप सेट 1 से लेकर 10 तक देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 10 के 10 सेट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए और आपके बोर्ड के लिए। तो जरूर हम कहें कि ये सभी के इंपॉर्टेंट सेट को जरूर पढ़ेगा। मान लीजिए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स से सबको नहीं पढ़े तो जाके देखिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा वीडियो, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता है। यह सेट 1 है और सेट 2 भी जल्दी आ जाएगा। इसी प्रकार हम सेट 10 तक पूरा के पूरा कवर करेंगे और पूरा का पूरा आप कवर कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इनमें कहा जा रहा है कि 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता है। ये जो धन की विशेषता है ये क्या है, इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो विनियमितता साध्यता होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हमारा होगा सी होगा। चलिए आपने सी कमेंट किया, बहुत बढ़िया। अब चलिए 2 नंबर में कह रहा है कि ऊंचा मूल्य है। जो ऊंचा मूल्य कब हो सकता है, ऊंचा मूल्य कब हो सकता है, इसका बारे में कह रहा है। तो ये जो होगा कब होगा, तो कम मांग पर। जैसे मान लिए एक उदाहरण समझिए, ऊंचा मूल्य, कोई सामान का कीमत क्यों बढ़ता है, क्योंकि कम मांग आता है। ठीक है, किसी सामान का कीमत इसीलिए बढ़ता है क्योंकि कम कम मांग आता है। ठीक है, इसीलिए इसका कीमत बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अब ये देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन से हैं, कौन से हैं या है। तो क्या कर रहा है, वस्तु के पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है। इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो वस्तु की औसत होगा, स्थापत्य, वस्तु की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत, इनमें से सभी। आप क्या कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करें। चलिए बहुत बार इनमें जो होगा हमारा राइट आंसर, इनमें जो राइट आंसर इनमें से सभी होगा। मान लीजिए क्या होता है कि वस्तु के जो निर्धारित जो होता है ना, उसमें वस्तु के औसत में भी होता है, स्थापत्य, वस्तु की कीमत में भी, उत्पादन के साधनों पर भी, मतलब इन तीनों के पर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा। चलिए अब आगे चले 4 नंबर। जिस भी क्वेश्चन के आंसर पता कमेंट बॉक्स में करते चलेगा, ताकि आपको क्या होगा, इससे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए ES बराबर 0 का अर्थ है पूर्ति की लोच में, या पूर्ति की लोच में क्या होता है, ES बराबर 0 का अर्थ इकोनॉमिक्स में यही होता है, खासकर थोड़ा सा सूत्र ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि सूत्र वाला ज़्यादा खासकर आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा पूर्णतः बेलोचदार होगा। ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार होगा, राइट आंसर हमारा बी होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आगे चले, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत भी आया और इसे आप जरूर याद रखेंगे। 5 नंबर के भारत का वित्तीय वर्ष होता है। ये जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है, जिसमें उस महीना में पैसा वैसे शायद नहीं दिया जाता, यही सुने हुए हम भी है। तो ये कब होता है, तो कब होता है भारत का वित्तीय मंत्री कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मार्च, या 30 अक्टूबर से 31 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए बहुत बढ़िया, आपने समझ गया, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे चले, चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ति प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है। पूर्ति प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारित होता है तो किस में होता है, आवश्यकता द्वारा, मांग द्वारा, उत्पादन लागत द्वारा, उपयोगिता द्वारा। तो इसमें किसके द्वारा आता है, जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के अनुसार पूर्ति प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है। जो मूल्य का निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, आप कमेंट कीजिए किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा, ये मांग के द्वारा। मान लीजिए कोई वस्तु हम मंगाए तभी तो मांग बढ़ेगा ना इसका, तभी तो रिकॉर्ड होगा, इसका मूल्य का निर्धारण होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये चलिए 7 नंबर में, और 7 नंबर कहा जा रहा है, देखिए पूरे टॉप 30 क्वेश्चन लिया गया। और आपने इकोनॉमिक्स का वीडियो कहीं नहीं देखे तो जाके एक बार और मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार और देख लीजिएगा तो इससे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा तो आपको और मजा आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो रोजगार और ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत का जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया, केन्स के द्वारा, या मार्शल, या हिंग्स, या पिंगो। इसका राइट आंसर आप क्या होगा, 7 का आप कमेंट करें क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। चलिए बहुत बार आपने क्या कमेंट किया, केन्स। चलिए आपने कमेंट किया ए, मतलब इन्होंने केन्स कहा था क्या, कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा, इन्हें तीनों को क्या चीज़ में अपनी पुस्तक में लिखा, केन्स नामक है। ठीक है, वैज्ञानिक ही था, समझिए। चलिए अभी देखिए 8 नंबर में कि भारत का केंद्रीय बैंक है। ये जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये कौन सा बैंक है, आप बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो हमारे ये रिजर्व बैंक है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हमारा ए होगा। और आपसे जरूर बताएंगे कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, आपसे कमेंट में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक के भी बारे में बताएंगे, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए 9 में कह रहा है कि स्थिति अंतराल माप है, स्फीतिक अंतराल माप है। इसमें क्या बोला जाए, स्थितिक
अंतराल माप क्या है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिए। देखिए जितना जल्दी हम करेंगे कमेंट कर देंगे उतना ही अच्छा आपके लिए भी होगा और देखने वाले के लिए भी अच्छा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा अतिरेक, अतिरेक मांग के, क्या होगा अतिरेक मांगेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ये होगा। चलिए बहुत है। और इकोनॉमिक्स का बहुत से स्टूडेंट कहते थे सर इकोनॉमिक्स लेकर आइए, ठीक है। आज इकोनॉमिक्स के लाए आप कम से कम 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स का होता है ना पीडीएफ बनाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत हद से ज़्यादा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन करा रहे थोड़ा सा सही मानिए, बहुत क्वेश्चन सही है, इसमें गलत का नाम ही नहीं समझिए। बहुत कम मिलेगा कि देखिएगा तो फॉलो अप भी पढ़ाते, लेकिन ऐसा नहीं हम करेंगे, ठीक है। जो पढ़ाएंगे शुद्ध पढ़ाएंगे। चलिए 10 नंबर में कि किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है। मतलब कहा गया, मतलब कोई वैज्ञानिक बोले हैं कि मुद्रा इकोनॉमी जैसे हो गया क्वाइन, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है। ये राइट बात बोले हैं कि जैसे हम पैसा के पीछे क्या होते हैं चारों तरफ क्या करते हैं चक्कर काटने लगते हैं पैसा के चक्कर में, तो ये मुद्रा या पैसा दोनों चीज बोल सकते हैं। तो यह किसने कहा था आप जरूर बताएंगे कौन बताए थे, तो ये हमारे मार्शल जी ने कहे थे, ठीक है। किसने कहा था, तो मार्शल ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा, ठीक। इसमें आप जरूर कमेंट कर देंगे। चलिए 11 नंबर कहा जा रहा है कि भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है। ये जो भुगतान होता है, भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, चालू खाता होता है या पूंजी खाता, ए और बी दोनों बचत खाता होता है। इसके बारे में बताइए। ये आपको शायद इकोनॉमिक्स इस ज्योग्राफी में क्या है, ये जो आपको मिला है इकोनॉमिक्स मिला, आपको ये होम साइंस में भी शायद ये मिलेगा, ठीक है। ठीक है, क्या बोले कि भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है, ये आपको होम साइंस में मिलेगा। इसका जो बताइए क्या हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें जो है ना दोनों के दोनों होगा, ठीक है, ए और बी दोनों, तो चालू खाता और पूंजी खाता दोनों राइट आंसर। मतलब चालू भी खाता रहना चाहिए और पूंजी में, मतलब इसमें पैसा वैसा सब होना चाहिए, ठीक। चलिए अब आगे चलिए 12 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रयोगिता का कार्यक्रमवाचक, सॉरी प्रयोगिता बोला गया गलत, प्रयोगिता का क्रमवाचक कौन सी रचना सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। मतलब ये जो प्रयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत का जो किसने प्रस्तुत किया इसके बारे में, तो मार्शल ने किया, पिग्गो ने किया, हिक्स ने तथा एलन ने या रिकॉर्डर ने। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा आप कमेंट कीजिए क्या हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा हिक्स तथा एलन ने किया था। किसने किया था, हिक्स एलन ने। किसका, तो प्रयोगिता क्रमवाचक क्या, ठीक है, सिद्धांत का प्रस्तुत किया था, राइट। तो इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अब ये देखिए 13 नंबर में कहा जा रहा है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक है। क्या बोला है, सीमांत उपयोगिता हास नियम के प्रतिपादक है, तो कौन है, गोसेन है, एडम स्मिथ है, चैम्पमैन है या हिक्सन है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो 13 का क्या होगा आप कमेंट कीजिए किसने है, तो ये गौसेन है। क्या कौन है, तो गौसेन हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलिए 14 नंबर में कहा जाता है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है। रोजगार सिद्धांत का संबंध है, तो रोजगार जो है वह किस पे आधारित है, वह किसका आधार है, जो रोजगार बोले हैं इस शब्द का, तो ये इस किसके सिद्धांत पर किया गया, तो ये इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा समष्टि अर्थव्यवस्था पर। किससे, समष्टि अर्थव्यवस्था पर हमारा क्या है सिद्धांत के दिया है, समष्टि अर्थव्यवस्था से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए 15 नंबर कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। क्या बोला है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा, मॉल जोल के द्वारा या विश्व बैंक द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा। इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हमारा होगा मांग एवं पूर्ति द्वारा, जो हमारा होते हैं ना मांग और पूर्ति जैसा। चलिए अब यहाँ पर तो बता दिया ना क्या हमारा राइट आंसर क्या होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये हमारे मांग एवं पूर्ति के द्वारा। अगर हम जितना मांग करेंगे उतना ही वो पूर्ति करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम 50 पैकेट मांगे ना, तो ये कितना 50 पैकेट हमें पूर्ति करेगा, तो यही कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसको जो हमारा राइट आंसर डी होगा। ये सरकार द्वारा पर नहीं, मोल जोल पर नहीं होता है, ठीक है, विश्व बैंक द्वारा। ये सब तीनों गलत है। अब ये सोच समझ के इकोनॉमी से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है आपको सोच समझ के पढ़ने वाली चीज़ है, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखेंगे किस तरह पढ़ना है, ठीक है। चलिए और ये देखिए 16 नंबर किस देश में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है। मतलब कहा जा रहा है कि किस देश में औद्योगिक मतलब क्या का ये उद्घटना नहीं होता, यही कहा सूत्रपात हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है इसका बताइए, अमेरिका में, जापान या इंग्लैंड या भारत में। इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, तो ये जो औद्योगिक क्रांति का जो हुआ है ना सूत्रपात, ये हमारे कहाँ से, इंग्लैंड से हुआ है। ये भारत तुरंत से नहीं हुआ, ये इंग्लैंड से हुआ, ठीक है। यहीं से शुरुआत हुआ था औद्योगिक क्रांति का, ठीक है, जिसमें आपके जो हो गए मिल उल हो गए,
जैसे कारखाना समझते वही औद्योगिक क्षेत्र हो गए वहाँ पर भी, ठीक है। चलिए अब ये देखिए 17 नंबर में कि कौन सी पुस्तक में सन 1776 में प्रकाशित हुआ। ऐसी कौन सी पुस्तक है जो 1776 में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ या पब्लिश कर दिया गया। तो ऐसा कौन सा पुस्तक था बताइए, कौन सा पुस्तक था उस समय, तो बोलिए। चलिए बहुत बड़ा, आपने क्या किया, वेल्थ एंड नेशंस, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। आपने भी कमेंट किया बी, अगर कमेंट नहीं किए तो कमेंट करते चलिए, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आप देखिए उत्पत्ति हास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। देखिए उत्पत्ति हास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, इसका बताइए। तो क्या होगा, साधनों की सीमितता होगा, या साधनों का पूर्ण स्थापन होना, या ये और भी इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा राइट आंसर, 18 का जल्दी कमेंट करेंगे क्या होगा। तो देखिए इसमें भी ए और बी होगा, ठीक है। ज़्यादातर आपको अगर क्वेश्चन मिल रहा है, जैसे मान लीजिए उत्पत्ति हास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है, तो इसे मान लीजिए ए और बी दिया हुआ, ठीक है। और ये बी दोनों में आपको लग रहा है हाँ ये डाउट ए है, तो यही लगाइए। ज़्यादा खासकर कोशिश कीजिएगा सी लगा दें। अगर बता रहे कि ए और बी दोनों है तो दोनों ये सी ज़्यादा कोशिश करिएगा लगाने का, ठीक है। चलिए ये आपके सूत्र हो गए, और ये वीवीआई के तौर पे रख सकते हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है, मतलब एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है, आप क्वेश्चन मार्क है क्या होता है। तो ये हमारे एक होते, कितने होते, एक होते हैं, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए 20 नंबर में, इसमें जो है किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन सा है, निम्न में से कौन सा। इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो सामूहिक मांग होगा, सामूहिक पूर्ति होगा, S + S बराबर C + 1, ये भी होगा, या इनमें से सभी हमारा राइट मेरा होना चाहिए, ठीक है। इनमें से, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया है, इनमें से सभी, ठीक है। इनमें से सभी लगाइए, डी नंबर आपका इनमें से सभी है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ये हमारे इनमें से सभी होगा। तो इसमें ये नहीं है, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका ये भी सब होता है, ये भी तीनों का तीनों होता है, तो मतलब इनमें से हमारा राइट आंसर डी होगा। तो इनमें से सभी रहना चाहिए, राइट। चलिए अभी देखिए 21 नंबर में देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का पिता किसे कहा जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम लेखांकन का पिता किसे कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, तो बताइए क्या होगा। तो साइमन क्यूजेंटन होगा, क्या होगा, साइमन क्यूजेंटन होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर बोला जाए कि INO के स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट को कब विकसित किया गया। देखिए INO स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट को कब विकसित किया गया था, इसको कब विकसित किया गया था। तो 1965 में, 1966, 1968, 1969 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, बहुत बारी आपने क्या किया 1968 में लगाया, ठीक है। इसको जो राइट आंसर हमारा होगा सी होगा, ठीक, सी होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये देखिए 23 नंबर में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय के लेखांकन में समग्र के प्रत्येक लेन देन को विकसित प्रणाली के अंतर्गत लिखा जाता है। बोला जाए कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम लेखांकन में समग्र के प्रत्येक लेन देन, जो लेन देन हम करते हैं वो किस प्रणाली के अंतर्गत लिखा जाता है, उसे किस प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है या लिखा जाता है, ये बता सकते हैं। तो किसके अंतर्गत रखा जाता है और लिखा जाता है, तो बताइए आपसे क्या होगा राइट आंसर, आपसे जरूर कमेंट करेंगे। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में होगा, क्या होगा, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में होगा। इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। और इसमें ये नहीं लगा देना, ठीक है, एकल प्रविष्टि प्रणाली में नहीं होता है, ठीक है। नेशनल में जानते हैं कि मान लीजिए बड़े बड़े जैसे अमेरिका और भारत करेगा तो दोहरी ना होना चाहिए, दोनों से देश होना चाहिए, तो दोहरी विशिष्टि प्रणाली होना चाहिए, ठीक, एकल तो नहीं हो सकता, राइट। चलिए अब 24 नंबर देखिए, मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे विकसित है। देखिए मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे संबंधित है, बताइए आप किससे संबंधित है। मार्शल जो है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो किसे, सैमुअल एलेंसन से, ठीक है, एलेंसन। इसका जो राइट आंसर हमारा डी होगा, ठीक। चलिए ये देखिए 25 नंबर में कि भारत में कौन सी बैंक का शाख सृजन करता है, मतलब कहा जाए कि भारत में कौन सा बैंक शाख सृजन करता है, तो कौन सा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यवसायिक बैंक, IDBI, नोबाडा, ये कौन सा बैंक है जो करता है, बताइए आप सब। ये सब बैंक आप सब सुने हैं कि नहीं सुने हैं, आप जो जरूर बताएंगे कि ये सब बैंक सुने हैं कि नहीं सुने। तो इसमें सृजन जो करता है ये कौन सा बैंक करते हैं, तो हमें व्यवसायिक बैंक करते हैं, किसको, शाख सृजन को, ठीक।
ये आप जरूर करें ताकि याद रखें कौन सा बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब ये देखिए आपके सामने 26 नंबर में कि निम्न में से कौन गुण बोधक शाख नियंत्रण की विधि नहीं है। क्या बोला है कि गुण बोधक शाख नियंत्रण की विधि नहीं है, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, क्या होगा आप कमेंट कीजिए क्या हमारा राइट आंसर होगा। तो ये हमारे नैतिक दबाव होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हमारा बी होगा। या आग्रह नहीं होगा, बैंक द्वारा विज्ञापन नहीं, इसका जो राइट आंसर हमारा नैतिक दबाव होगा। ठीक, चलिए 27 नंबर में कहा जा रहा है कि एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया। एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया, तो कमेंट करेंगे क्या होगा एशियन ड्रामा का, क्या होगा तो गुन्नार मिडल होगा। ठीक है, गुन्नार मिडल हमारा राइट आंसर ये हम होगा। ठीक है, डिक्सेल नहीं होगा, अमर्त्य सेन, ये हमारे साइकोलॉजी के बारे में पढ़े होंगे, आप जरूर पढ़े होंगे। तो कुरिहार पर ये नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा गुन्नार मिडल होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए आपके सामने 28 नंबर में कि एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन होता है। किसी वस्तु का किस वस्तु का उत्पादन होता है, एक से अधिक का, दो से अधिक का, सिर्फ एक, कोई नहीं, इसका जो बताइए। एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, किस वस्तु का उत्पादन होता है 28 का कमेंट कीजिए क्या होगा। तो सिर्फ एक ही वस्तु का होता है उस समय। मान लीजिए एक आदमी करेगा तो एक ही वस्तु का उत्पादन हो सकता है ना, दूसरे वस्तु का तो उत्पादन नहीं हो सकता है, दो से तो नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है सिर्फ। चलिए 29 नंबर में कि उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मार्शल ने किया, या ड्यूपॉन्ट ने किया, हिक्स ने किया, सिल्वेक्सन किया नहीं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो 29 का कमेंट करेंगे क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा सिमुलेशन होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर डी होगा। ठीक, चलिए आगे चलते। और ये आपके 30 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति कब होती है। कब होती, जब सीमांत लाभ होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हमारा ए होगा। और देखिए एक और विशेष सूचना, अगर आप देखिए ये वीडियो अगर दोबारा देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, रिपीट कर लीजिएगा तो क्या होगा, उससे मुझे और प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। और सेट 2 भी जल्दी आन देंगे, और यही कहेंगे कि सेट 2 भी, और जिस भी स्टूडेंट को PDF के लिए रुकना है, PDF के लिए थोड़ा सा रुक जाएंगे। और जिस भी लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर देखिए इकोनॉमिक्स का वीडियो लाए तो आपसे शेयर तो बनता है, कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कीजिए। और चैनल पर आए फर्स्ट बार तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक कोर्स चल रहा है जिसमें आपको कोर्स का कितना 100 रुपये दाम है। ठीक है, कोर्स का कितना 100 रुपये दाम है, और ज़्यादा दाम भी नहीं है मेरे ख्याल से, और आपके भी ख्याल से 100 रुपये कोई ज़्यादा रुपया नहीं होता है। और देखिए अगर 100 रुपये में आप दे देते हैं तो चैप्टर वाइज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके जो बोर्ड एग्जाम में आए वैसा प्रश्न पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको लाइव क्लास देखिए टेस्ट लिया जाएगा गूगल से, जो बहुत कम टीचर लेते हैं, इस प्रकार होगा। और आपको क्या बता दें कि PDF मिलेगा, अब अभी क्लास की इसके बाद PDF मिल जाएगा जब 100 रुपये के बाय कर लेंगे। तो ये ज़्यादा रुपये का नहीं, क्यों ले रहे हैं आपसे, क्योंकि 1000 रुपये का मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर इतना भी आइए कि मत पूछिए। ये हम कहेंगे आप 100 रुपये का बाय कर लीजिए, और जिस भी स्टूडेंट को चाहिए ये दोनों नंबर में से किसी पर भी 85 78 00 27 39 ये एक नंबर हो गया, या और एक और दूसरा नंबर दे देते, उस नंबर पे दोनों में से कोनो संपर्क करके आप खरीद सकते हैं। 075 42 03 18 31 इस दोनों नंबर पे किसी में भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन 100 रुपये का चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाय। सेट 2 अभी जल्दी आ जाएगा, सेट 2 के लिए घबराए नहीं, जल्दी आ जाएगा। बाय।